स्टैटिस्टिक्स लेक्चर 8। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा कैन बी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। द सेकेंडरी डाटा कैन बी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पहला है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, ठीक है ना, इसमें आपने याद रखना होगा। तो इसमें आपने याद रखना होगा सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में these are the data which are collected from some secondary source, that is the source of reservation storage, where the data is collected by one person and used by another agency. These are collected as primary data and used by others as secondary data, or the data which are used in an investigation but which have been gathered originally by someone else for some other purpose are known as secondary data. Secondary data may either be published data, unpublished data. Published data are available in publications of government, technical and trade journals, reports of various business banks, public records, statistical and historical documents. Unpublished data may be found in letters, diaries, unpublished biographies or work, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। पहले हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डाटा के बारे में। एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डाटा के बारे में, इट इज़ ईजी टू कलेक्ट। इट इज़ ईजी टू कलेक्ट, ठीक है ना। टाइम एंड मनी इज सेव्ड इन सेकेंडरी डाटा, ठीक है ना। टाइम एंड मनी इज सेव्ड इन सेकेंडरी डाटा। समटाइम्स प्राइमरी डाटा कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, सो दैट इज वाई सेकेंडरी डाटा इज बिकम्स यूजफुल, ठीक है ना। तो आपने याद रखना होगा। सम डाटा आर मोर रिलायबल देन प्राइमरी डाटा, ठीक है ना। सम सेकेंडरी डाटा आर मोर रिलायबल देन प्राइमरी डाटा। तो आपने पहले याद रखना होगा एडवांटेज में। एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डाटा में पहला है द सेकेंडरी डाटा इज ईजी टू कलेक्ट। दूसरा है द सेकेंडरी डाटा इज चीप डाटा एंड कंज्यूमर्स लेस टाइम, ठीक है ना। दैट इज इट, द सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड सेव्स आवर टाइम एज वेल एज मनी। समटाइम्स प्राइमरी डाटा कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, सो सेकेंडरी डाटा बिकम्स यूजफुल। some secondary data are more reliable than primary data, ठीक है ना। डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, पहला डिसएडवांटेज है the secondary data are not reliable as primary data. The secondary data are not reliable as primary data. दूसरा है extra caution is needed to use secondary data. Extra caution is needed to use secondary data. तीसरा है all types of data are not available, ठीक है ना। all types of data are not available in secondary data, ये आपने याद रखना होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डाटा कलेक्शन के बारे में। सेकेंडरी डाटा कैन बी पब्लिशड और अनपब्लिशड। पहला है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस इसमें आ सकता है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, ठीक है ना। तो पहले आपने गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में क्या आता है, द गवर्नमेंट पब्लिकेशंस इंक्लूड्स एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, इंडियन ट्रेड जर्नल एटसेट्रा। उसके बाद है पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें आ सकता है सेकेंडरी डाटा में यूएनओ रिपोर्ट्स, WHO रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक एनुअल रिपोर्ट एंड सो ऑन, ठीक है ना। उसके बाद है नंबर थर्ड रिपोर्ट्स ऑफ सेमी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी आता है सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में। रिपोर्ट्स ऑफ सेमी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स अबाउट हेल्थ, सैनिटेशन, बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स एटसेट्रा। नंबर फोर्थ रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी एंड कमीशंस। ये भी आता है सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी एंड कमीशंस। तो आपने याद रखना इसमें सेकेंडरी डाटा कलेक्शन में पहला आता है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। उसके बाद आता है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है रिपोर्ट्स ऑफ सेमी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है रिपोर्ट्स ऑफ कमिटी एंड कमीशन। उसके बाद आता है प्राइवेट पब्लिकेशंस। प्राइवेट पब्लिकेशंस इंक्लूड्स जर्नल, न्यूज़पेपर, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल्स, रिव्यूज एंड रिपोर्ट्स, ठीक है ना। अनपब्लिश्ड डाटा, अनपब्लिश्ड डाटा क्या होता है, सम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज डू नॉट पब्लिश देयर डाटा बट देयर डाटा कैन बी यूज्ड फॉर द सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है ना। सो दिस मीन्स अनपब्लिश्ड डाटा क्या होता है, सम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज डू नॉट पब्लिश देयर डाटा बट दैट डाटा कैन बी यूज्ड फॉर द सेकेंडरी सोर्सेज, ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा। इसके बाद आता है प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल कलेक्टिंग द सेकेंडरी डाटा। व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल कलेक्टिंग द सेकेंडरी डाटा। पहला क्या है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी सोर्स ऑफ कलेक्टेड डाटा, ठीक है ना। पहले हमें देखना है सोर्स ऑफ कलेक्टेड डाटा क्या है। नेक्स्ट है हमारा वो है हु कलेक्टेड डाटा, यानी सेकेंडरी डाटा किसने कलेक्ट किया। थर्ड नंबर है व्हेन वाज सेकेंडरी डाटा कलेक्टेड, व्हेन वाज सेकेंडरी डाटा कलेक्टेड।
नंबर 4 जो है वो है कौन सी मेथड्स, यानी मेथड्स यूज्ड इन कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो आपने याद रखना प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। पहला क्या है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी में आपने देखना होगा कि सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, जो सोर्स ऑफ कलेक्टेड सेकेंडरी डाटा कौन सा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। नंबर सेकंड है who collected the secondary data. Number third है when secondary data was collected. Number fourth is which method was used in collection of secondary data. Number fourth is bias in compilation. Bias in compilation. उसके बाद है accuracy, desired and achieved. उसके बाद नंबर नेक्स्ट जो है वो है suitability. हमें देखना होगा whether suitable as per the objective nature and scope, यानी वेदर फिर हमें देखना है suitability, ठीक है ना, वेदर द सेकेंडरी डाटा इज suitable एज पर ऑब्जेक्टिव नेचर एंड स्कोप। उसके बाद नंबर थर्ड हमें देखना है एडवोकेसी, द लेवल ऑफ एक्यूरेसी अचीव्ड यूजिंग दिस डाटा इज एडवोकेट, ठीक है ना, हमें देखना है प्रिकॉशन में इज लेवल ऑफ एक्यूरेसी अचीव्ड यूजिंग द सेकेंडरी डाटा एडवोकेट और नॉट। उसके बाद हमें देखेंगे डिमेरिट्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। पहला है प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ डाटा कलेक्शन इज नॉट यूज्ड, ठीक है ना, प्रॉपर, तो पहला डिमेरिट क्या है सेकेंडरी डाटा का, वो है प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ डाटा कलेक्शन नॉट यूज्ड, ठीक है ना, पहला डिमेरिट क्या है सेकेंडरी डाटा का, दैट इज प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ डाटा कलेक्शन इज नॉट यूज्ड। नंबर नेक्स्ट है द सेकेंडरी डाटा मे बी आउटडेटेड डाटा, द सेकेंडरी डाटा मे बी आउटडेटेड डाटा। नंबर थर्ड डिमेरिट जो है देयर इज बायसनेस इन सेकेंडरी डाटा, देयर इज बायसनेस इन सेकेंडरी डाटा। नंबर थर्ड जो है the secondary data does not fulfill the accuracy of research. The secondary data does not fulfill the accuracy of research. Number last जो है वो है the secondary data is not suitable, that is the secondary data is not suitable, ये आपने याद रखना होगा। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के बारे में। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा के बारे में, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन, डाटा को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो आपने व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा या व्हाट इज डाटा क्लासिफिकेशन, इसका समझ में द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है ना। तो आपने द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड डाटा क्लासिफिकेशन। तो आपने व्हाट इज डाटा क्लासिफिकेशन, इसका सिर्फ है द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। व्हाट इज डाटा क्लासिफिकेशन, इसका सिर्फ है द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज डाटा क्लासिफिकेशन। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा क्लासिफिकेशन। पहला है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा शुड बी अनएम्बिगियस, द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा शुड बी अनएम्बिगियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा शुड बी अनएम्बिगियस। दूसरा है द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा शुड बी फ्लेक्सिबल टू एडजस्टमेंट्स, ठीक है ना। तो आपने इसमें द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा शुड बी फ्लेक्सिबल टू एडजस्टमेंट्स। नंबर थर्ड जो है द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा शुड परफॉर्म होमोजेनियस ग्रुपिंग, द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा शुड परफॉर्म होमोजेनियस ग्रुपिंग। नंबर फोर्थ जो है वो है द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, तो आपने द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड एडहर्ड टू। तो आपने याद रखना पहला कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या है, पहला द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा शुड बी अनएम्बिगियस। दूसरा है द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा शुड बी फ्लेक्सिबल टू एडजस्टमेंट्स। नंबर थर्ड जो है वो है द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा शुड परफॉर्म होमोजेनियस ग्रुपिंग। नंबर फोर्थ जो है वो है द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा शुड बी बेस्ड क्लियरली डिफाइंड एंड एडहर, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, इसका सभी पहला है व्हेन वी क्लासिफाई द डाटा वी सिंप्लीफाई द ह्यूज डाटा, ठीक है ना। तो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हेल्प्स टू सिंप्लीफाई द ह्यूज डाटा, द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हेल्प्स टू सिंप्लीफाई द ह्यूज डाटा। नेक्स्ट है द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हेल्प्स टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हेल्प्स टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा प्रोवाइड्स बेसिस फॉर टेबुलेशन,
द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा प्रोवाइड्स बेसिस फॉर टेबुलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा प्रोवाइड्स बेसिस फॉर टेबुलेशन। उसके बाद है द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मेक्स डाटा अंडरस्टैंडेबल, द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मेक्स डाटा अंडरस्टैंडेबल। उसके बाद है द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्लियरली स्पेसिफाई सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। तो आपने याद रखना व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। पहला क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द ह्यूज डाटा, द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन, द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा प्रोवाइड्स बेसिस फॉर टेबुलेशन, द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मेक्स डाटा अंडरस्टैंडेबल, द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्लियरली स्पेसिफाइज द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, ये आपने याद रखना होगा। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, द डाटा कैन बी रिप्रेजेंट इन टेक्स्ट, टेबुलर एंड ग्राफिकल फॉर्म, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। द डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आपने याद रखना, द डाटा कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, टेबुलर एंड ग्राफिकल, ठीक है ना, तो आपने याद रखना रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, द डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर इन टेक्स्ट, टेबुलर और इन ग्राफिकल फॉर्म। पहले हमें बात करनी है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। पहला क्या है, पहला में है एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव क्या है, एग्जॉस्टिव। तो आपने व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, डाटा क्लासिफिकेशन, या व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, इसका पहला जवाब है एग्जॉस्टिव। दूसरा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नंबर थर्ड है स्टेबिलिटी, नंबर फोर्थ है सूटेबिलिटी, नंबर 5 है फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर 6 है होमोजेनिसिटी। तो आपने याद रखना पहले प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन या व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, इसका सही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आपने याद रखना व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, इसका सही जवाब है एग्जॉस्टिव। दूसरा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नंबर थर्ड है स्टेबिलिटी, नंबर 4 है सूटेबिलिटी, नंबर 5 है फ्लेक्सिबिलिटी, होमोजेनिटी, ठीक है ना। तो आपने व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, तो इसका आंसर है एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सूटेबिलिटी, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, होमोजेनिटी। तो पहले हम बात करेंगे एग्जॉस्टिव के बारे में। The first principle of classification of data is exhaustive, that every item should be classified, no residual or miscellaneous class, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है एग्जॉस्टिव में क्या अपने याद रखूंगा, एग्जॉस्टिव जो प्रिंसिपल है वो इसमें बोलता है कि एवरी आइटम शुड बी क्लासिफाइड, नो रेजिडुअल और मिसलेनियस क्लास शुड बी लेफ्ट, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है एग्जॉस्टिव में आपने याद रखूंगा व्हाट आर द, तो आपने याद रखना पहले व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका सही जवाब है एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, स्टेबिलिटी, सूटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, होमोजेनिटी। पहला है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन में एग्जॉस्टिव, दैट इज एवरी आइटम should be classified, as per the exhaustive principle of data classification, that every item should be classified and no residual or miscellaneous class should be left। दूसरा है प्रिंसिपल जो है वो है mutually exclusive principle, mutually exclusive principle, as per mutually exclusive principle of classification of data every single item should fall in only one class, ठीक है ना। तो आपने याद रखना इसमें as per, तो आपने याद रखना इसमें as per the principle, as per the mutually exclusive principle of classification, data classification, every single item should fall in only one class। तो आपने as per mutually exclusive principle of classification of data every single item should fall only in one class, every single item should fall only in one class। नेक्स्ट जो है वो है, तो आपने याद रखना इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला है एग्जॉस्टिव, दैट एवरी आइटम शुड बी क्लासिफाइड, नो रेजिडुअल और मिसलेनियस क्लास शुड लेफ्ट। दूसरा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, एज पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल एवरी सिंगल आइटम शुड फॉल ओनली इन वन क्लास, एवरी सिंगल आइटम शुड फॉल ओनली इन वन क्लास। तो आपने देखा एवरी सिंगल आइटम शुड फॉल इन ओनली, एवरी सिंगल आइटम शुड फॉल ओनली इन वन क्लास, ठीक है ना। तो आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या बोलता है, एवरी सिंगल आइटम शुड फॉल इन ओनली वन क्लास। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी, stability, as per the stability of data classification common principle should be maintained followed for whole classification, that is stability, ठीक है ना। तो this means as per stability principle common principle should be maintained or followed for whole classification, ठीक है ना। तो आपने देखा as per stability the common principle should be maintained or followed for whole classification, as per stability the common principle should be maintained or followed for whole classification। next है suitability,
Suitability as per suitability, classification should be suitable as per objective of research. The classification should be suitable as per objective research. The classification should be suitable as per objective of research. उसके बाद है flexibility. The classification should be adjustable to new situation or new adjustments. ठीक है ना, तो आपने flexibility principle क्या बोलता है? The classification should be adjustable to new situation or new adjustments. उसके बाद है homogeneity principle of classification. ठीक है ना, data classification. As per homogeneity, data items of a class should be similar in characteristics. ठीक है ना, तो आपने homogeneity में क्या होता है? As per homogeneity, the data items of a class should be similar in characteristics. उसके बाद हमें पढ़ना है ये क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज और स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है ना, स्टैटिस्टिकल सीरीज और स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन. द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन ए लॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिकल सीरीज और स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन. तो आपने देखा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन ए लॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड इसको स्टैटिस्टिकल सीरीज और स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन. Statistical series is divided on the basis of characteristics and on the basis of construction. ठीक है ना, तो आपने देखा the statistical series. तो आपने देखा what is statistical series? इसका the arrangement of data in a logical order is called statistical series or statistical classification. बहुत ही important question है. The arrangement of data in a logical order is called as statistical series. Statistical series is divided into two groups. That's on the basis of characteristics and on the basis of construction. ठीक है ना, तो आपने देखा the statistical series is divided into the statistical series is classified into तो आपने the statistical series is classified on the basis of characteristics and on the basis of construction. On the basis of characteristics, the statistical series can be time series, special series, condition series, magnitude series. ठीक है ना, तो आपने याद रखना है on the basis of characteristic. बहुत important question. On the basis of characteristic, the statistical series can be time series, special series, condition series, magnitude series. बहुत ही important fact है. On the basis of characteristics, the statistical series can be time series. तो आपने याद रखना on the basis of characteristics, the statistical series can be time series, special series, condition series, magnitude series. While as on the basis of construction, the statistical series can be individual series, discrete series or continuous series. ठीक है ना, तो आपने कहा on the basis of construction, the statistical series can be individual series, discrete series or continuous series. उसके बाद आपने याद रखना इसमें ऑन द बेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में सैंपल दैट इज वन एट्रीब्यूट मैनफोल्ड मोर देन वन एट्रीब्यूट. ठीक है ना, तो आपने याद रखना इसमें द सीरीज विच हैज़ ओनली वन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड इसमें सैंपल स्टैटिस्टिकल सीरीज. द स्टैटिस्टिकल सीरीज विच हैज़ मोर देन वन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड इसमें मैनफोल्ड स्टैटिस्टिकल सीरीज. तो पहले हम बात करेंगे टाइम सीरीज इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन के बारे में. पहला है टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन. द टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन. तो आपने याद रखिए द टाइम सीरीज, तो आपने याद रखिए द टाइम सीरीज और क्रोनोलॉजिकल. तो आपने कहता है द टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इस पर क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन. क्वेश्चन मार्क्स है द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज ऑन द बेस्ड ऑन टाइम ऑफ ओकरेंस इज कॉल्ड इसका टाइम सीरीज और क्रोनोलॉजिकल. ठीक है ना, ये आपने याद रखना. क्वेश्चन में बन सकता है द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. तो आपने द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑन द बेस ऑफ टाइम ऑफ ओकरेंस इज कॉल्ड इसमें टाइम सीरीज डाटा. ठीक है ना, तो आपने इसमें द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ ओकरेंस इज कॉल्ड एज इसका सही जवाब है टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन. द टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इसको क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन. ये आपने याद रखना होगा. और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, तो इसमें आपने याद रखना होगा तो इसमें आपने याद रखना होगा इसमें टेम्पोरल क्लासिफिकेशन में आपने याद रखना. इन टेम्पोरल क्लासिफिकेशन डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू. ठीक है ना, तो आपने टेम्पोरल क्लासिफिकेशन में क्या होता है इन टेम्पोरल क्लासिफिकेशन डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टाइम बिकम्स द क्लासिफाइंग वेरिएबल. ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा. इन टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, तो आपने इन टेम्पोरल क्लासिफिकेशन डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टाइम बिकम्स द क्लासिफाइंग वेरिएबल. तो आपने याद रखना
सवाल बनता है द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच डेटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टाइम बिकम्स द क्लासिफिकेशन क्लासिफाइंग वेरिएबल इज कॉल्ड टेम्पोरल क्लासिफिकेशन. टाइम टेम्पोरल क्लासिफिकेशन इज also called as chronological or time series classification. For example, sale of cell phones in different years during the period 2015 to 2019 in the city of Delhi. ठीक है ना. The table 8 shows the tabular presentation on the date on temporal classification. This means temporal means that is the classification of data on the basis of time. Classification of data on the basis of time. या इसके लिए आप एग्जाम्पल अपने याद रखना. पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 2010 to 2015 ये भी है टेम्पोरल बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ ओकरेंस. उसके बाद है geographical classification. The geographical classification is also called a special classification. The geographical classification is also called a special classification. बहुत important question है. The geographical classification is also called as special classification. The classification of statistical series या data on the basis of area, region, location is called geographical classification. बहुत ही important question है. The classification of data on the basis of area, region, location is called geographical or special classification. ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा. This means geographical classification is also called as special classification. स्पेशल क्लासिफिकेशन में आपने याद रखना. इन स्पेशल क्लासिफिकेशन प्लेस लोकेशन बिकम्स द क्लासिफाइंग वेरिएबल. ठीक है ना, तो आपने याद रखना. टेम्पोरल में टाइम बिकम्स द क्लासिफाइंग वेरिएबल व्हाइल एज इन स्पेशल क्लासिफिकेशन द प्लेस और लोकेशन बिकम्स द क्लासिफाइंग वेरिएबल. इट मे बी अ विलेज, अ टाउन, अ डिस्ट्रिक्ट और अ स्टेट और अ कंट्री एज ए होल. फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए पीरियड particular year. Time 9 is an example of tabular representation based on the special classification of data. ये आपने याद रखना होगा. तो उसके बाद आपने याद रखना होगा मैग्नीट्यूड. ठीक है ना, तो आपने जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन आल्सो कॉल्ड स्पेशल क्लासिफिकेशन. द क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ एरिया, रीजन, लोकेशन इज कॉल्ड इसका स्पेशल क्लासिफिकेशन और जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, सेल्स रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब. ठीक है ना. उसके बाद है मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड तो आपने मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. दिस मीन्स क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इज आल्सो कॉल्ड मैग्नीट्यूड क्लासिफिकेशन और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन. द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बेस्ड ऑन क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इसका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. तो आपने याद रखना द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी. द classification of data on the basis of quantitative characteristics is called as quantitative classification. तो आपने इधर quantitative classification में the quantitative classification occurs when data are classified on the basis of quantitative characteristics of a phenomena. ठीक है ना, तो आपने इधर उसमें the quantitative classification occurs when data are classified on the basis of quantitative characteristics of a phenomena. For example, data on marks in mathematics by the students of class 12th in CBSE examination. Table 7 shows the tabular representation. ठीक है ना, तो आपने इधर उसमें the quantitative classification occurs when data is classified on the basis of quantitative characteristics of a phenomena. ये आपने याद रखना होगा. This means तो आपने याद रखना when the data is classified on the basis of number or on the basis of quantity, it is called as quantitative classification or magnitude classification. उसके बाद है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. उसके बाद क्या है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में आपने याद रखना होगा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. The qualitative classification. What is qualitative classification? The qualitative classification occurs when data are classified on the basis of qualitative attributes or qualitative characteristics of a phenomena. ठीक है ना, तो आपने देखा the qualitative classification occurs when data are classified on the basis of qualitative attributes or qualitative characteristics of a phenomena. For example, data of unemployment may relate to urban, rural. ठीक है ना, तो आपने कहा फॉर एग्जाम्पल डेटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मे रिलेट टू रूरल अर्बन एरियाज, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स और मेल एंड फीमेल जॉब सीकर्स. ठीक है ना, ये आपने याद रखना. दिस मीन्स ऑन द बेस ऑफ क्वालिटी. तो ये था हमारे पास डेटा क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस. तो इसमें आता है फिर आपने याद रखूँगा नेक्स्ट जो है वो है कंडीशन और सीजनल क्लासिफिकेशन. ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा. कंडीशन और seasonal classification. When classification is done on the basis of seasonal variations or situations, it is called इसका seasonal classification. बहुत ही important question है. When the classification of data is done on the basis of seasonal variation or situation, it is called as seasonal classification. For example,
सेल्स ऑफ आइसक्रीम और आइस ड्रिंक्स इन समर्स एंड विंटर्स, ये है एग्जाम्पल किसकी, सीजनल क्लासिफिकेशन के बारे में। उसके बाद है सैम्पल क्लासिफिकेशन के बारे में। द classification of data on the basis of only one attribute is called as sample classification। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The classification of data on the basis of only one attribute is called as sample classification। For example, classification of data on the basis of gender, classification on the basis of gender, that is male female, it is sample classification। उसके बाद है the classification of data based on more than one attributes। पहले आपने याद रखा the classification which is based on, तो आपने the classification on the basis of only one attribute is called as sample classification। तो आपने the classification of data based on only one attribute is called sample classification। For example, on the basis of gender, because gender is only one attribute। उसके बाद है मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन। द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, तो आपने याद रखा इसमें पहले द क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द ओनली, तो आपने याद रखा पहले सैम्पल क्लासिफिकेशन में द क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन ओनली वन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड सैम्पल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, वन एट्रीब्यूट में ले सकते हैं हम जेंडर। उसके बाद है मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन। द क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन मोर देन वन attributes is called as manifold classification। For example, population can be divided into literate, illiterate। उसके बाद लिटरेट को हम एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड के में ये कर सकते हैं, इलिटरेट को हम एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से एम्प्लॉयड को मैरिड अनमैरिड फिर हम डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज द मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो अब हम बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ डाटा के बारे में। द डाटा कैन बी अरेंज्ड इन टू वेज, दैट इज सीरियल और अल्फाबेटिकल ऑर्डर और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। द डाटा कैन बी अरेंज्ड इन टू वेज, दैट इज सीरियल और अल्फाबेटिक ऑर्डर। और नेक्स्ट जो, तो पहले आपने याद रखना, द डाटा कैन बी अरेंज्ड इन टू वेज, दैट इज सीरियल और अल्फाबेटिक ऑर्डर। दूसरा है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा, क्वेश्चनियर, ठीक है ना, अनग्रुप्ड डाटा, रॉ डाटा एट्सेट्रा। दिस मीन्स, तो आपने याद रखा द डाटा कैन बी अरेंज्ड इन टू वेज, दैट सीरियल और अल्फाबेटिक ऑर्डर। दूसरा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा, क्वेश्चनियर, अनग्रुप्ड डाटा, रॉ डाटा, डाटा प्राइमरी, क्वेश्चनियर, सेकेंडरी, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। इट इज कॉल्ड एज अरेंजमेंट। उसके बाद है अनग्रुप्ड रॉ डाटा, दैट इज 13, 19, 12, 10, 25, 32, 29 एट्सेट्रा। अगर हम बात करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में भी डाटा को हम अरेंज कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन बनता है द अरेंजमेंट ऑफ डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट, द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एज एरे डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एज एरे डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इट इज कॉल्ड एज एरे डाटा, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। उसके बाद ऑन द बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, दैट इज वी हैव इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है ना। ऑन द बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन वी हैव इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। ऑन द बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन द स्टैटिस्टिकल सीरीज कैन बी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के बारे में। द सीरीज इन विच ईच आइटम इज गिवन ए सेपरेट वैल्यू इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल सीरीज, बहुत ही क्वेश्चन है, तो आपने याद रखना इसमें। इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है? व्हेन डाटा इज अरेंज्ड इन सच ए वे दैट ईच आइटम इज गिवन ए सेपरेट वैल्यू देयर ओकर्स duplicacy or redundancy, that is the value, that is one value is repeated, is called individual series, ठीक है ना। तो आपने याद रखा when data is arranged in such a way that each item is given a separate value it is called as individual series, ठीक है ना। तो आपने याद रखा when data is arranged in such a way that each item is given a separate value it is called as individual series। तो आपने याद रखा इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपने याद रखना इंडिविजुअल सीरीज में क्या आपने याद रखूंगा। इंडिविजुअल सीरीज में व्हेन डाटा इज अरेंज्ड इन सच ए वे दैट ईच आइटम इज गिवन ए सेपरेट वैल्यू देयर इज कॉल्ड, तो आपने कहा व्हाट इज इंडिविजुअल सीरीज, इसके बाद व्हेन डाटा इज अरेंज्ड इन सच ए वे दैट ईच आइटम इज गिवन ए सेपरेट वैल्यू इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। In individual series there occurs duplicacy or redundancy, that is the one value is repeated, ठीक है ना, तो आपने याद रखना होगा। In individual series there occurs duplicacy or redundancy means the one value is repeated, ठीक है ना। तो आपने याद रखना what is individual series, when data is arranged in such a way that each item is given a separate value and there occurs duplicacy or redundancy means that one value is repeated, ठीक है ना। what is redundancy, इसका सुडुब है that is the one value is repeated is called redundancy,
फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। उसके बाद है इंडिविजुअल सीरीज में आपने याद रखना, एक टेबल बनाना है, उसमें लिखना है यहाँ से टेबल में नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके बाद लिखना है XYZ, ठीक है ना, और उसके बाद लिखना है वेट। दूसरे में टेबल एक बनाना है, ठीक है ना, टेबल एक बनाना है, एक कॉलम में रखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरे में लिखना है वेट इन किलोग्राम्स, ठीक है ना, XYZ, उसके बाद 55 70 60 65, ये बन जाता है हमारी इंडिविजुअल सीरीज। उसके बाद है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है discrete series. Discrete series. The discrete series is also called as discrete frequency distribution. बहुत ही important है. The discrete series is also called as discrete frequency distribution. बहुत ही important question है. The discrete series is also called as discrete frequency distribution. बहुत ही important question है. The discrete series is also called as discrete frequency distribution. क्वेश्चन बनता है द अरेंजमेंट ऑफ डाटा, तो आपने व्हेन डाटा इज अरेंज्ड इन सच ए वे दैट, तो आपने डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, व्हेन डाटा इज अरेंज्ड इन सच ए वे दैट ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, तो आपने याद रखा द डिस्क्रीट सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इसको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने याद रखा द डिस्क्रीट सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिस्क्रीट सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका डिस्क्रीट, तो आपने याद रखा द डिस्क्रीट सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट, द डिस्क्रीट सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिस्क्रीट सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिस्क्रीट सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डिस्क्रीट सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका सही जवाब है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने व्हेन डाटा इज अरेंज्ड इन सच ए वे दैट ईच आइटम या ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज presented with frequency is called as इसमें discrete series, ठीक है ना, discrete series is also called as frequency series because each individual in discrete series is presented with frequency, ठीक है ना, तो आपने याद रखना होगा इसमें आपने याद रखना होगा एक टेबल बनाना है, उसमें लिखना है यहाँ से सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ 20,000 40,000 50,000 70,000, दूसरे कॉलम में लिखना है आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो आपने डिस्क्रीट सीरीज में टेबल एक बनाना है, दो कॉलम बनाने हैं, एक कॉलम में रखना है सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, उसके बाद 2,000 20,000 40,000 50,000, उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी फ्रीक्वेंसी उनकी लिखनी है 5 7 4 2 एक्स्ट्रा। उसके बाद आपने याद रखना होगा फ्रीक्वेंसी में आपने याद रखना, टैली में भी आपने देखा टैली मार्क्स इज रिप्रेजेंटेड, टैली में आपने याद रखना, टैली कैसे किया जाता है, टैली आपने याद रखा मार्क्स, मिसाल के तौर पर अगर मार्क्स आपने याद रखा 8 मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3, ठीक है ना, तो आपने टैली में आपने याद रखा टैली में 3 कॉलम बनाने होंगे, आपको टैली में 3 कॉलम बनाने होंगे, पहले में मार्क्स, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसके बाद है टोटल मार्क्स, ठीक है ना, टैली मार्क्स, तो 1 मार्क्स जो है उसको 3 स्टूडेंट्स जो है उनको ये है क्या है 3 स्टूडेंट्स को फॉर एग्जांपल, तो आपने याद रखना टैली में आपने याद रखना 3 कॉलम बनाने होंगे, पहले कॉलम में रखना है मार्क्स, उसके बाद है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरे कॉलम में थर्ड कॉलम में रखना है टैली मार्क्स, तो मार्क्स कितने आया है 1 मार्क्स आया है किसको 3 स्टूडेंट्स को, वह हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें टैली को, टैली के हिसाब में, टैली में आपने ये रखना है 3 लकीरें डालनी है, कितनी लकीरें डालनी है 3 लकीरें डालनी है, ठीक है ना, 3 लकीरें डालनी है, इसी तरह से 3 लकीरें डालनी है हमें, क्या कितनी लकीरें डालनी है हमें 3 लकीरें डालनी है, ठीक है ना, 3 लकीरें, इसी तरह से उसके बाद है मार्क्स, 3 मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, 5 स्टूडेंट्स को, तो 5 को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं 4 लकीरें और फिर क्रॉस, 4 लकीरें और उसके ऊपर 1 लकीर, दिस मीन्स 5। इसी तरह से जब हमें 9 को रिप्रेजेंट करना होगा टैली में, तो हमें क्या करना है, पहले हमें 4 लकीरें डालने हैं, उसके बाद 1 लकीर ऊपर से उसी पर, और उसके बाद 4 लकीर और डालने हैं, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं हम उसको कहते हैं हम टैली करना, ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। इसी तरह से 9 को हमने किया, ठीक है ना, 4 लकीरें फिर क्रॉस और उसके बाद 4, 10 में क्या हमें करना है 4 4 4 में भी क्रॉस 4 में भी क्रॉस, दिस मीन्स 4 + 4 5 + 5 = 10, ठीक है ना, 4 में भी क्रॉस 4 में। इसी तरह से 12 में आपने याद रखूंगा 4 4 2, ठीक है ना, तो आपने रखना 4 4 2, लेकिन 4 में भी क्रॉस 4 में भी क्रॉस, उसके बाद 2 लकीरें डालनी है, दिस मीन्स 12, ठीक है ना। उसके बाद है कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज
द कंटिन्यूअस सीरीज शोज रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइटम्स. द कंटिन्यूअस सीरीज, तो आपने उसमें द कंटिन्यूअस सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. द कंटिन्यूअस सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इसमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. द कंटिन्यूअस सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द कंटिन्यूअस सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट. द कंटिन्यूअस सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज continuous frequency distribution. The continuous series shows a range of values. The continuous series shows a range of values of different items. बहुत ही important fact आपने. The continuous series shows range of values of different items. फॉर एग्जाम्पल 0 to 5, ठीक है ना. दिस मीन्स कंटिन्यूअस सीरीज जो है इट शोज रेंज, ठीक है ना. दिस मीन्स कंटिन्यूअस सीरीज शोज द रेंज. ये आपने याद रखना. कंटिन्यूअस जो है इट शोज रेंज. द कंटिन्यूअस सीरीज में हम क्या देखते हैं, इट शोज रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइटम्स. फॉर एग्जाम्पल मार्क्स आपने याद रखना 0 to 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें 5 to 10 5. दिस मीन्स द कंटिन्यूअस सीरीज शोज द रेंज, ठीक है ना. दैट 0 to 5 स्टूडेंट्स.